नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज हम बात करेंगे ऑटो रिक्शा चालकों की, जिनकी जिंदगी मुंबई को संवारने में, मुंबई को संभालने में या मुंबई को रफ्तार देने में कितनी मददगार होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रिक्शा वालों की समस्याएं क्या है और साथ ही साथ उनकी जो सुरक्षा को लेकर सवाल होते हैं, उनके प्रति कौन जिम्मेदार है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि लोक भारती पार्टी के जो विले पार्ले विधानसभा के अध्यक्ष हैं अशोक पांचाल जी, वो लगातार इन लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे साथ अशोक पांचाल जी भी हैं। लेकिन उससे पहले हम इन रिक्शा वालों को चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिनकी मेहनत से मुंबई की जो रफ्तार है, मुंबई की जो खूबसूरती है, वो बनी रहती है। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत से मंजिल पाने वाले जो मुसाफिर होते हैं, अपने घर के लिए जो निकलते हैं और जो पहली बार मुंबई में आते हैं, तो इनकी मदद से, इनकी सहायता से वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है, मुंबई की गली गली में इनका जो रिक्शा है वो जाता है और लोगों को वहां तक छोड़ने का काम इनकी रिक्शा करती है, जो जहां तक जाना चाहता है। निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी मुंबई के विकास को लेकर बहुत ही अहम है, क्योंकि मुंबई की रफ्तार के ये साक्षी हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? राकेश सिंह हमारा नाम है। राकेश जी, ये बताइए, आप मुंबई में कब से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 92 से मुंबई में रह रहा हूँ। 92 का मैं चालक हूँ, रिक्शा चालक हूँ। मैं आज से 22, 25, 24 साल हो गया यहाँ पे रिक्शा चलाते हुए। जो आज परेशानियां बढ़ रही हैं वो फिलहाल पहले नहीं था, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। किस तरह की परेशानी? हमको पार्किंग का कहीं व्यवस्था नहीं मिल रहा है, कोई चीज का कोई सुविधा साधन ऐसा नहीं मिला। हम कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं, रात को सोने के लिए भी दिक्कत होती है। कुछ हमारे रिक्शे भाई ऐसे हैं जो बेचारे रात को सोना चाहते हैं रिक्शे में, वहाँ भी लोग प्रॉब्लम कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, या कोई ट्रैफिक हवलदार पहुंच गया या कोई भी पहुंच गया, लाइसेंस दो, नो पार्किंग है। तो पहले सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रिक्शा खड़ा करने का मेन उद्देश्य में हम लोग का यही है। हम कहीं भी रिक्शा खड़ा करें, हमको यहाँ की महाराष्ट्र सरकार जो है हमको स्टैंड दे। महाराष्ट्र सरकार से इनको अपनी पार्किंग के लिए या फिर जो सुविधा इनको चाहिए, कहीं अगर गाड़ी खड़ी होती है तो इनको बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए, और यही राहत की बात इनके लिए होगी। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? हम 99 से हैं साहब। हम सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुनील कुमार शाह। सुनील जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। मुंबई में कब से हो गए? हम 99 से हैं साहब। आपने 99 से यहाँ का पूरा माहौल देखा है? जी साहब। 2014 आ गया है जी। इस बीच कितना बदलाव आया है ट्रैफिक का जो नियम कानून है रिक्शा 2000 वालों की जिंदगी में? 2004 तक हमें बहुत इज्जत मिलता था रिक्शा लाइन में। 2004 के बाद हमें कोई इज्जत नहीं मिलता है। हमें जो शब्द से बुलाना चाहिए वो शब्द से हमें कोई पुकार करके रिक्शा वाले को बुलाते नहीं है। और कोई ऐसे आदमी रिक्शा में बैठ जाता है, बोलते ए रिक्शा। ए रिक्शे वाले, पहला ओ रिक्शे वाले बहुत तमीज से बात करते थे, कायदे से बात करते थे। आज हम लोग कहीं भी सोते हैं, बैठते हैं, 12 घंटा गाड़ी चला के आते हैं, थक करके जगह पे लगाते हैं गाड़ी, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ऐसे पुलिस वाले आते हैं या आम पब्लिक। क्या बोलते? खुल के बोलिए, आप सब जनता की आवाज है, खुल के बोलिए। तो हमें तकलीफ देता है, लाइसेंस ले लेते हैं तो पैसा छीन लेते हैं, चाकू धिरा के, ये वो बहुत तरह का प्रॉब्लम है साहब। पहले चाकू कौन दिखाता है, पुलिस वाला की गुंडा? गुंडे लोग साहब छीन लेते हैं पैसे। जैसे आरे कॉलोनी हो गया और जगह गली कुची में जाते हैं, तो हम सोचते हैं एक पब्लिक है, वहां जाते हैं तो 4-5 मिल करके पैसे छीन लेते हैं, लाइसेंस छीन लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हम पुलिस वालों को जाके बोलते हैं तो बोलता है उसको तुम पहचानता है। ऐसे आम आदमी को कितना हम पहचानेंगे साहब? यही सब हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है साहब। तो इनके साथ जो व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से इनको दुख देने वाला व्यवहार हुआ है। बस अब आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक कुमार शाह। अशोक जी, आप भी बिहार के हैं? हम बिहार से हैं। आप बताइए, आप की रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में किस तरह की सुविधाएं चाहिए आज की तारीख में? सुविधाएं सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग का, और दूसरा ये कि स्टैंड हमारे पास नहीं है। हम 12 घंटा 14 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं थोड़ा रेस्ट घंटे 2 घंटे के लिए, तो ऊपर से ट्रैफिक पुलिस आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, यहाँ नो पार्किंग का है, स्टैंड नहीं है आपका, आप लाइसेंस दो, पोथी फाड़ देते हैं 100 रुपया। आज के डेट में 200-300 कमाना भारी गिरता है। मुंबई के लिए 300 कमाना मतलब खर्चे सब ज्यादा है। 300 रुपये कमाना मतलब खर्चा भी नहीं पुरता है, और ऊपर से हम लोग ट्रैफिक पुलिस वालों से परेशान रहते हैं। और दूसरी समस्या, हम यहाँ के जनता से ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ के जनता के दुश्मन नहीं हैं, हम यहाँ के जनता के मित्र हैं। हम तमाम रिक्शा वालों से यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको जब भी मौका मिले 3 लोगों को मदद करना, जैसे बुजुर्ग,
बच्चे, महिलाएं। ये तो सलमान खान का डायलॉग भी हो गया। जी सर, जैसा जिसका भी डायलॉग हो, पर ये 3 चीजों को हम सभी को सजेशन देते हैं कि आप ये तीनों को हमेशा मदद करें। सबसे पहले ये तीनों कस्टमर को रिक्शा में बिठाना, उनके मंजिल तक छोड़ना है। ऊपर से हम लोगों को इज्जत जो होना चाहिए मतलब मिलता नहीं है। कोई कैसा बात करता है, कोई कैसा बात करता है, ये सब तमाम हम पुलिस वाले को कंप्लेन करते हैं तो हमारा सुनता नहीं है पुलिस वाले, तुम्हारा पहुंच नहीं है। तो इस संविधान ने हर नागरिक को ये सुविधा दी है, ये हक दिया है कि वो मान सम्मान के साथ अपना व्यवहार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमारे साथ अशोक पांचाल जी हैं। अशोक जी, अभी हम लोग इन लोगों की समस्या हमने सुने। ये पार्किंग को लेकर जो कानून, जो ट्रैफिक विभाग का कानून होता है, उसमें लचीलापन कैसे लाया जा सकता है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? आप क्या करना चाहेंगे इनके लिए? अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा पार्टी या कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए इनकी आवाज़ संसद तक और विधान भवन तक पहुंची नहीं थी। अभी हम इनकी आवाज़ पहुंचाएंगे वहाँ। इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो अभी स्टैंड का प्रॉब्लम है और प्लस पार्किंग का जो समस्या है, उसके लिए मैं ट्रैफिक वालों को और पुलिस वालों को अपना एक लेटर देने वाला हूँ कि इनको सपोर्ट करें। और ये लोग जो मेहनत करके, जब रात को हर आदमी को 2 घंटा 1 घंटा सोने का एक इच्छा होती है कि भाई चलो आराम करूं 2 घंटा तो मैं और मेहनत कर पाऊंगा, तो ये जब लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग सोए हैं तो इनको उठाओ, ये लोग गुंडे लोग हैं, ऐसा सोच के उन लोगों पर ऐसा गलत व्यवहार किया जाता है। मेरी एक संगठन है, मैं लोक भारती से तो हूँ, लेकिन हमारी एक समिति है कर्जदार जामीनदार हक संरक्षण समिति, उसके अंदर मैं ये सब रिक्शा वालों को अपने साथ में जुड़ाया है। और ये लोग कोई मैं संगठन मतलब मैं यूनियन नहीं चला रहा हूँ, लेकिन ये लोग की जो भी समस्या है मैं उनके अंदर लेके इनको मैंने अपने एक आइडेंटिटी कार्ड बना के दिए हैं। इनको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं कि भाई जो भी समस्या होगी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई आपका ट्रैफिक वाला परेशान करता है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उनसे बात करेंगे। ऐसे चल के हम इनकी समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोक भारती इसके साथ में रह रही है। यानी आप हेल्पलाइन उपलब्ध करा रहे हैं रिक्शा वालों के लिए? यस। उसका नंबर एक बार फिर से बताइए हमारे दर्शकों को। हेल्पलाइन का नंबर तो ऐसे नहीं बनाया है, सिर्फ मेरा नंबर मैंने उनको दिया है 9987019949। लेकिन मेरा सुझाव है कि एक कोड नंबर और छोटा सा बना सकते हैं ताकि आगे कोई भी रिक्शा वाला याद करे उसको, जैसे एम्बुलेंस का नंबर होता है, रेलवे का होता है। ऐसे आगे चल के अगर हमारे संगठन में बहुत सारे रिक्शे वाले आएंगे तो एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग यूज करने वाले हैं, जो पूरे बंबई में जहां भी लोग रिक्शा चलाएंगे वो लोग एक नंबर पे अगर वो हेल्प लाइन मांगेंगे तो उनको ताबड़तोड़ मदद मिल जाएगी। जैसे हमारे एक भाई ने बताया कि उनको गोरेगांव में सुनसान एरिया में लेके जाके रिक्शा वालों को मार के और पैसे छीन लेते हैं, लाइसेंस छीन लेते हैं, तो वो हो नहीं पाएगा। जब हेल्पलाइन नंबर हम लोग आगे चल के अगर ये संगठन बढ़ा और ये रिक्शा वाले हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए तो हम ये हेल्पलाइन शुरू करेंगे। ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन लेमन न्यूज की तरफ से मैं उन रिक्शा वालों को अनुरोध करना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो तकनीक और विकास की हम बात करते हैं तो अपने रिक्शा में वो सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं ताकि जो उनके साथ गलत करता है वो उनके कैमरे में कैद हो जाए। और इसी समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल कुमार मोदी है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मोदी साहब हैं आप? हाँ सर। आपको देश के बारे में क्या लगता है, देश की तस्वीर कैसे बदलेगी? आप मोदी साहब हैं। मोदी बदल देगी सर देश की तस्वीर। अभी ये बताइए, मुंबई में जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं और वाकई सच्ची परेशानी कौन सी है? पहले भी आरटीओ से परेशानी थी, आज भी आरटीओ से परेशानी हो रही है। परेशानी इस चीज का है कि जो आरटीओ पासिंग करके मीटर सील देता है, एक आगे एक पीछे तो इंजन गर्म होके वायर गिर जाता है, फिर हम लोग को पता नहीं चलता कि वायर गिरा है या नहीं गिरा। जब आरटीओ पकड़ते तो 1500 का फाइन मार देता है सर। कल भी ऐसा मारा और 10 दिन पहले भी ऐसा मारा। इस परेशानी से फिर निकालिए सर आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? तो मेरा नाम उमेश कुमार गुप्ता हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा समस्या ये है कि सबसे पहली समस्या मेरा ये है ट्रैफिक पुलिस का समस्या। जैसे कि बेवजह का कभी मतलब गाड़ी चला रहे हैं और कस्टमर यदि हमको बोल दिया कि आपको लेफ्ट लेना है और गाड़ी हमारे अचानक राइट में है तो हमको लेफ्ट लेने के लिए सिग्नल जलाना पड़ता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं कि लाइन कटिंग तेरा हो गया, फाइन बेवजह का मारता है। दूसरा बात यह है कि हम लोग रात में सर मेहनत करके 10-12 घंटा मेहनत करके आते हैं, अपना स्थान पे सोने के लिए जगह चाहिए, लेकिन सोते अपना जगह पे जब सोते हैं तो पुलिस वाले रात में आते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और हम लोग का लाइसेंस ले लेते हैं। एक दिन की बात है कि अशोक पांचाल साहब 10-12 लाइसेंस हमारे जो सोसाइटी में हमारे साथी लोग जितने भाई लोग रिक्शे वाले हैं रात में जो चलाते हैं वो सब सोए हुए थे, तो ट्रैफिक पुलिस वाले 15-20 रिक्शा वाले का मतलब लाइसेंस ले लिया और 250-300 रुपया मांग रहे थे बेवजह का, जबकि रात में हम लोग का सर सोने का ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि मतलब रात में मेहनत करने वाला आदमी सोने का स्टैंड जगह नहीं है, तो रात में ट्रैफिक का समस्या 12 रात का ट्रैफिक का समस्या नहीं रहता है सर, लेकिन फिर भी हम लोग को सोने में तकलीफ होती है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और हम लोग को सोने में दिक्कत करते हैं, बोलता है कि लाइसेंस दो, और लाइसेंस लेकर 250-300 रुपया हम लोग का सर फाइन मारते हैं। लेकिन हमारे विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र के विधायक हाँ विधानसभा के अध्यक्ष
ये हमारे लिए, हमारे हम सब रिक्शा वाले के लिए इतना हेल्प किए कि मैं सदा उनका आभारी रहूंगा, सब दिन आभारी रहूंगा। इसलिए कि हम लोग का मतलब ये ट्रैफिक पुलिस वाले से जो है हम लोग का लाइसेंस 15-20 रिक्शा 30 रिक्शा वाले का लाइसेंस है। अच्छा ये बताइए, हाँ। जब कोई लेट नाइट महिलाएं या लड़कियां आपके पास आती हैं, हाँ। तो आपका व्यवहार उनके साथ, उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है? एक अच्छा व्यवहार रहता है। हम चाहते हैं कि उनका सेवा जहां तक मैं करते रहूंगा, करूं और करते रहूंगा, ऐसा मैं सोचना है। बुजुर्गों की सेवा करना और पीड़ित महिलाओं की सेवा करना, और रात डे नाइट में कभी किसी समस्या हो बोले चलो रिक्शा वाले यहाँ चलो, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और किसी कारण बस यदि कहीं मतलब जो गुंडे लोग हैं, मतलब हम लोग के साथ छीन जो करते हैं, तो उसके साथ में पुलिस वाले समस्या रखते हैं कि हमारे यहाँ पे इतना पैसा मेरा छीन लिया, तो हमारे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और उनको बोलते हैं कि हमारे हेल्प करो, लेकिन हमारे हेल्प करने तैयार नहीं रहते। बोला जाओ अपना चौकी पास जाओ, अपने जगह पे जाओ, जहाँ पे जहाँ तुम्हारा गाड़ी, वहाँ जाकर अपना समस्या समझाओ। अशोक पांचाल जी आपके साथ तो हैं ही, लेकिन बाकी जो नेता होते हैं, नगर सेवक होते हैं, एमएलए होते हैं, या फिर सांसद होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? कभी उन लोगों से भी शिकायत करते हैं आप? सर शिकायत तो किया, लेकिन आज तक कोई यूनियन का मेंबर हम लोग के साथ ऐसी सारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए जो हमारे अशोक पांचाल साहब जो हमारे लिए जो किए हैं, मतलब जो समस्या का समाधान किए हैं। 1 बजे रात को हमारे साथ आके हमारी समस्या का समाधान किए हैं। तो ऐसा उनके लिए हम सदा आभारी रहूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा, हमेशा हमेशा उसके साथ में रहूंगा। कोई भी आदमी जब मेहनत करता है तो उसे थकान जरूर होती होगी, लेकिन कोई यूनियन है जिसकी बात हम करते हैं कि रिक्शा वालों के लिए है, टैक्सी वालों के हक के लिए लड़ने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी यूनियनें हैं बनी हुई यहाँ पर, बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान तो नहीं हो रहा है अशोक जी। नहीं, अभी यूनियन वाले इनको मेंबर बनाते हैं, यूनियन का काम है कि इनको मेंबर बनाना, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। उन्होंने खाली कौन सी समस्या पे ध्यान देते हैं कि इनका जब रिन्यूएशन रहता है, लाइसेंस रिन्यूएशन है, परमिट रिन्यूएशन है और बाकी कोई अलग अलग समस्या है, तो उनके सामने वो उनको मदद करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि कोई यूनियन उनको मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी जो संगठन है उनके घर तक के प्रॉब्लम के अंदर हम लोग उनके साथ में रहेंगे। हमारी जो कर्जदार जामीनदार हक संरक्षण समिति है, हमारी लोक भारती है, लोक भारती पार्टी के हमारे एमएलए है आमदार कपिल पाटिल, उनके साथ में रह के हम रिक्शा वालों को मदद करना चाहते हैं। ये हमारी आवाज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ये आपकी कोई चाल हो? तो आप लोग देखने का और सुनने का और सोचने का ढंग हर आदमी का अलग रहता है। तो ये सब बिहारी जो है ये कोई यहाँ के नहीं है, इनके पीछे कोई वोटर आईडी नहीं है, इनको कोई वोटर आईडी दिया गया नहीं है। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि हम चुनाव के लिए इनके साथ में जुड़े हैं, क्योंकि ये हमारे वोटर नहीं है, ये हमारे मतदाता नहीं है। लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग इनको मदद करना चाहते हैं कि ये हमारे मेहमान है, ये बम्बई में आए हैं, तो हमारी पार्टी इनके साथ में हमेशा रहेगी। और जो भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर उसका जो मकसद है वो आम आदमी बहुत ही अच्छी तरह समझता है, क्योंकि आज का जो मतदाता है वो बहुत ही ज्यादा जागरूक है। और यही कारण है कि देश की जो सत्ता में बैठता है, देश की जो कुर्सी, देश को चलाने के लिए जो कुर्सी पर बैठता है, इनके जरिए ही वो पावर तक पहुंचता है। बस आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह हुआ साहब। आप बताइए, आपकी किस तरह की समस्या है? मुंबई में आप कब से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम 2004 से हैं साहब, और मैं सदा शास्त्री नगर में रहा हूँ 2004 से। यहाँ की समस्या मैंने है सर कि ये स्टैंड नहीं में, अगर हम लोग सोने के लिए या बैठने के लिए एक साथ एकजुट होने के लिए चाहते हैं, कभी भी एक साथ में बैठ के अपने में 5-6 जन बात करेंगे, तो वो हम लोग के लिए ये सुविधा नहीं है। प्लस ये यहाँ बावनबाड़ा, हम ये 20 से 25 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, बावनबाड़ा हम गया हूँ, तो वहाँ पे हमारा पैसा लाइसेंस सारा छीन लिया है। ये हुआ है सर 15 दिसंबर 2013 के बाद। ट्रैफिक पुलिस वाले ने छीना? नहीं, वो वहाँ के गुंडा लोग, बावनबाड़ा का हम बता रहा हूँ। 15 दिसंबर 1913 के बात हम बता रहा हूँ। 1 बजे रात को बावनबाड़ा में 600 रुपया था, लाइसेंस था, सभी छीन लिया था सर। आए यहाँ पे चौकी में, बोला चेहरा ये वो, हम बोले हमारे पास ये सब तो नहीं है चेहरा और कि हम पहचान कर सकता हूँ, क्या कि नाइट में वो लोग आया तो छीन लिया, तो हम पैसा भी दे दिए। थोड़ा सा ये मार भी लगा था यहाँ पर से, एक था पुता। ये जो दाग है? नहीं, ये दाग नहीं है सर, ये वो यहाँ पे फाइट से वो लोग मारा था, तो दाग नहीं। तो लगातार ये आप सुन रहे हैं कि आम आदमी की जो भावना है उसको किस तरह से अनदेखी करने की कोशिश की जाती है। ये वो रिक्शा वाले हैं जो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों का जो एक हमला होता है इनके ऊपर, उसके प्रति एक जो सुरक्षा की भावना इनके अंदर होनी चाहिए, उससे वो लगातार वंचित लग रहे हैं। अशोक पांचाल जी से जानने की कोशिश करते हैं, ये जो अलग अलग इलाकों में असामाजिक तत्व इन पर हमला करते हैं, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? ये लोग ने उनको डटकर सामना करना पड़ेगा। जब तक सामना नहीं करेंगे तो ये असामाजिक तत्व उनके पीछे लगे रहने वाले हैं। लेकिन अभी इतने भ्रष्टाचार, महंगाई की वजह से हर आदमी को पैसे, पेट की जो भूख है
उसके लिए उसको मिटाने के लिए कहीं ना कहीं या तो कमाएगा नहीं तो चोरी करनी पड़ती है। वैसे ये रिक्शा वाले लोग एकदम इजी लोग हैं जो रात में घूमते फिरते हैं तो उनको पकड़ के पैसे छीन लेते हैं। तो ये चीज होने वाली है, लेकिन हमें भी उनका सामना करना है। अभी हम जब हेल्पलाइन शुरू करेंगे तो इनका कांटेक्ट हमको होगा, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने खुद के बलबूते के ऊपर उनको सामना करना जरूरी है। उनको आवाज देनी है, आजू बाजू जाने वालों को भी आवाज देनी है कि मुझे बचाओ बचाओ की आवाज पुकारेंगे, तब लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। यानी खुद को इतना मजबूत करना होगा आपको कि आपके ऊपर कोई अगर हमला करता है तो आप उसका डट कर मुकाबला कर सकें कानून की सीमा में रहते हुए। लेकिन मुंबई में एक और भी बहुत बड़ी समस्या है, परमिट की समस्या। परमिट की समस्या को किस तरह से आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? परमिट ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग को परमिट मतलब बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का परमिट उर्मिट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग के लिए परमिट के लिए जैसे यहाँ का जो प्रूफ है हम लोग के पास नहीं है। मैं प्रूफ मतलब सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम लोग को वो प्रूफ प्रावधान मिले और हम लोग अपना परमिट के लिए मतलब पंचायत साहब से गुजारिश करो हम लोग का परमिट बनने का काम करें। लेकिन प्रूफ तो आपको अपना देना होगा, चाहे गांव का हो चाहे कहीं का भी। प्रूफ तो मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो भारत का प्रूफ तो मेरे पास है ही। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। सदानंद साह। सदानंद साह। आप ये बताइए, मुंबई में जिस तरह से रिक्शा वालों के ऊपर हमला किया जाता है गुंडों के द्वारा, या फिर रिक्शा वाले से जो लोग परेशान होते हैं, तो दोनों स्थिति आपके पास है। आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को? सर जैसे हम लोग तो सब पूरा अथी को मतलब पब्लिक को अपना आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं अपना पूर्वक मतलब चलाता हूं और सबका सेवा करता हूं। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस हम लोग को बेवजह के फालतू के पोथी बना देते हैं, ऐसे करते हैं उससे करते हैं। मतलब लाइन कटिंग हुआ तो झूठों सिग्नल तोड़ दिया, ऐसे करके मेरे हम लोग को परेशान करते रहते। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं? हाँ सर मैं सही हूँ। तो मुंबई के जो भी अधिकारी लोग हैं ट्रैफिक विभाग से जुड़े हुए, उनको ये समझना होगा कि जो रिक्शा वाले हैं वो क्यों परेशान हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये सही ट्रैक पर जा रहे हैं, बावजूद इनके अनुसार इनके ऊपर फाइन मारा जाता है। जब इस तरह का फाइन मारा जाता है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, समय भी व्यस्त होता है, धंधा भी लॉस होता है। आप किस तरह से सरकार को सलाह देना चाहेंगे कि इसको ठीक किया जाए? ये सर जैसे ये कस्टमर का भी इसमें प्रॉब्लम होता है। जो कस्टमर गाड़ी पर बैठता है पहले राइट से जाता है, एकाएक बोलता है लेफ्ट लेफ्ट, तो उसमें डेंजर ड्राइव का जो फॉल्ट मारते हैं ट्रैफिक पुलिस, वो कस्टमर को आती है, कस्टमर के चलती होता है सर। कस्टमर अगर नहीं बोलेगा कि ये लेफ्ट लो, एकाएक लेफ्ट, जब आएंगे यहाँ पर जब लेफ्ट लेने के समय में तो बोलता है लेफ्ट लो, और हम मिडिल से चल रहे हैं तो डेंजर ड्राइव का फॉल्ट ट्रैफिक। कस्टमर तो देखिए अपनी अपनी ही बात करेगा। और अगर लेकिन आगे बढ़ता हूँ तो कस्टमर वाला रिक्शा वाले पर चिल्लाना शुरू करता है, हो सकता है मारने के लिए उतावल हो जाते हैं कस्टमर। इस तरह का कई बार ये भी आरोप लगता है कि रिक्शा वालों को हम हाथ दिखाते तो वो नहीं रोकते, तो उसमें सच्चाई क्या होती है? वाकई कमाई पूरी हो जाती है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। रिक्शा वाला इसलिए भी होता है कि ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक साइड अगर कस्टमर बोलता है तो ट्रैफिक में जाके कस्टमर उतर जाता है और रिक्शा वाला ट्रैफिक में अकेले खाली रिक्शा लेके फंसे रहते हैं। इसलिए उस पर भी थोड़ा सा हम लोग अथी करता हूँ। आप लोग से एक सवाल जानना चाहेंगे, आप लोग ऐसे सब लोग हाथ उठा के बताइएगा किसके किसके पास वोटर कार्ड है, वोट देने का किसको किसको है? आप सब लोग हाथ उठा के बताइए, वोटर लोग को कितने लोग हैं? गांव का है सर। हाँ। गांव का है। चलिए आप मुंबई गए मेरा। आप बताइए, आप किस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं रिक्शा वालों की जिंदगी में? रिक्शा वाले की तो जिंदगी के एकदम खराब कर दी पब्लिक ने। अभी परमिट चालू करके और लॉस कर दी हम लोग। इसके बाद में तो रिक्शा चलाने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं, बाद में कोई तकलीफ, बहुत तकलीफ होगी। अभी तो परमिट चालू हो गया है, अभी तो इतनी तकलीफ होगी। मेरे पास तो परमिट भी नहीं है, लेकिन 14 साल पुराना लाइसेंस पे आ गए। गवर्नमेंट बोलता है 8वीं पास मांगता है, 10वीं पास मांगता है, कहाँ से लाएगा 10वीं 8वीं 6वीं? रिक्शा लगा जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, यही रिक्शा चलाएगा। चलिए अशोक पंचाल जी से आप मिलिएगा, उन्होंने हेल्पलाइन शुरू की है, आपको बताएंगे। आप बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब हम लोग जो लाइसेंस बैच है गवर्नमेंट के, बोलना चाहता हूँ हम लोग को लाइसेंस बैच जिसका है उसको दिया जाए परमिट। और जो परमिट जो दे रहे हैं मतलब वो लोग चला रहे नहीं है। जो हम लोग गरीब लोग है जो लाइसेंस बैच बनाए, हम लोग को प्रूफ नहीं है। जो लाइसेंस बैच बनाए किसके लिए? गाड़ी चलाने के लिए बनाया, तो परमिट दिया जाएगा ना। परमिट देगा तभी हम लोग चलाएगा। जो सिप देगा 300-250 सिप देगा तो मालिक 10-10 गाड़ी लेके बैठेगा वो आराम से। तो मतलब क्या है, हम लोग कमाने के कोई चांस नहीं है। और हवलदार पकड़ेगा 200-300 हम लोग फाइन भरना पड़ता है। तो दिन भर में कितना कमाए? 400-500 कमाएगा। आप कुछ बोल रहे थे? अरे सर पहली बात तो देखो, रिक्शे का परमिट हम लोग को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो 14 साल से सिप पे गाड़ी चला रहे हैं। लाइसेंस ब्याज रह के भी नहीं मिल रहा, मतलब नहीं आ रहा ना। 8वीं 10वीं पास रहते तो हम लोग रिक्शा थोड़ी चलाते थे। अच्छे बिजनेस में कोई कंप्यूटर इम्प्यूटर पे बैठते थे। रिक्शा ड्राइवर क्या करेगा? अनाड़ी रहेगा तो यही रिक्शा चलाएगा। बैलगाड़ी रिक्शे को बोलते, खटमल बोलते। मालूम है पब्लिक को क्या बोल? खटमल बोलते हम लोग को। लेकिन प्लस हम लोग को परमिट भी नहीं दे रहे।
और दे रहा है तो 10वीं पास। फिर 10वीं पास हम लोग पढ़ता था तो आज थोड़ी हम लोग रिक्शा चलाता था, कोई अच्छे कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर चलाता था। तो ये कौन सा कानून निकाला था गवर्नमेंट ने? लेकिन काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपके साथ उसका आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है तो आप बहुत ही खुशनसीब है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तकनीकी रूप से जो बात हो रही है, 8वीं पास 10वीं पास परमिट नहीं मिल रहा है, तो एक मार्गदर्शन शिविर आप रखना चाहेंगे? अभी जो कायदे में बैठा है वो तो होने वाला ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कायदे में कुछ सुधार हो। जो 8वीं 10वीं पास है उनको भी लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसे जरूर नहीं है कि ग्रेजुएट, तो फिर ग्रेजुएट अगर ये रिक्शा चलाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगर ग्रेजुएट को आप लोग बोलेंगे कि उनको ही लाइसेंस देंगे तो उनको रिक्शा चलाना जरूरी नहीं है। और रिक्शा वालों को मैं एक अपील करूंगा कि जितने बच्चे हैं स्कूल में सुबह उठते हैं तब जाके उनके लिए रिक्शा आप रुकाइए। जितने बूढ़े हैं, जितने महिलाएं हैं, उनको मदद करो। तो आप लोगों का और प्रवासियों का एक जो बीच में का जो संघर्ष है, जो दूर रहने का, वो नजदीक आ जाएगा। रिक्शा वालों को यही अपील करनी है कि आप लोगों भी अपने अंदर कुछ सुधार लाइए। आप लोग बोलते हैं कि हमें कोई रिक्शा वालों को इज्जत से नहीं बुलाता है, तो आप भी प्रवासियों को इज्जत से बुलाइए। वो हाथ दिखाए थे, उनको कोई बूढ़ा है, उनको सेवा करिए। आप लोगों का ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप लोग प्राइवेट नहीं चला रहे। इज्जत पाने के लिए इज्जत देना बहुत जरूरी है, तभी आपको लोग प्यार से कहीं ना कहीं से पुकारेंगे और आपको एक सम्मान देंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आपकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या है ना सर कि हम लोग में कुछ रिक्शा वाले के वजह से नाम खराब हुआ है, लेकिन हम लोग पब्लिक सेवा है, 24 आवर्स हम तैयार है पब्लिक सेवा करने के लिए। और कुछ ही के वजह से सारे रिक्शा वाला का नाम खराब हुआ है। और जहां तक परमिट की बात रही सर, तो मैं यही कहूंगा कि जो ड्राइविंग कर रहा है उसी को परमिट बनना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइविंग कर नहीं रहा है उसको परमिट बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो दूसरे जगह नौकरी कर रही है, इधर 60-70 हजार में परमिट। कई बार ये होता है कि परमिट मेरे नाम पे होता है, चलाते आप हैं। चलाते हैं वही तो हो ही रहा है सर। एक आदमी 10 गाड़ी डाल के रखे हैं और 10-20 उसके पास ड्राइवर रखे हैं, वो लोग कमा रहे हैं। हम लोग जो कमाते हैं बस वही 200-300 रुपया बचता, जो कि खर्चा हो जाता है, बैलेंस कुछ बचता नहीं है। आरटीओ विभाग से जो जुड़े लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको वाकई गंभीरता से देखना होगा कि एक परमिट का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, क्योंकि कई बार जो आदमी हकदार होता है उसको वो हक नहीं मिलता। आपसे आपका अनुभव बहुत पुराना है मुंबई में, आप बताइए रिक्शा वालों की समस्याओं को लेकर आपके मन में क्या सवाल है? ड्राइवर ही हूँ। ये जो परेशानी कर रहे हैं ना हवलदार लोग, ट्रैफिक हवलदार, वो 2 पैसे में कर रहे और पब्लिक को बहुत सताते हैं। रिक्शा ड्राइवर बोले नो एंट्री गया तो वही बोले नो एंट्री, लाइसेंस लाओ। ये क्या लगाए लाइसेंस घड़ी घड़ी मांगने का तुम लोग को? जो भी आदमी अनपढ़ आदमी रहे। आप कितने साल से मुंबई में रिक्शा चला रहे हैं? मैं कम से कम 15 साल के ऊपर हो गया है। मेरा लाइसेंस नंबर 103 है, अभी तक मेरा चालू है सब गाड़ी का। अच्छा, परमिट को लेकर जो यहाँ प्रॉब्लम बताया जाता है, हाँ, तो सच्चाई आपको मालूम होगा। हाँ, तो परमिट का चार्ज लेते, कोई 50,000 लेते, कोई 60,000 लेते, कोई 2 लाख लेते, जैसा जिसको गरज है वो पैसा लेते हैं वो लोग। मतलब भ्रष्टाचार कण-कण में है। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार है। ये सब पब्लिक लोग का तबलीग है, बाकी किसी का नहीं। इतना पैसेंजर का भी नहीं, कुछ का भी नहीं है। और पैसेंजर को क्या है, जो भी बोलते हैं उधर आदमी पहुंचाते हैं। और कोई कोई बेवड़े ऐसे मिल जाते हैं कि वो रिक्शा वाले को भी लूट लेते हैं। जब वो टाइम पे पुलिस लोग को बुलाएंगे तो बोले जाओ तुम्हारी कुछ भी करो, जाओ, हमारा क्या है, जाओ तुम लड़ो। तो तुम लोग को ड्रेस काय के लिए दिया है पुलिस का? पब्लिक का सेवा करने के लिए दिए लाए। पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं इनकी तरफ से, क्योंकि इनकी जो मेहनत होती है वो मुंबई की सेवा के लिए होती है। आप अपनी समस्या बताइए, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सर रामदेव ठाकुर है, हमें बिहार के रहने वाले पटना राजधानी के हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है सर कि हम लोग अपना गाड़ी नहीं है, हम लोग दूसरे के मालिक को गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ पर जो है टाइम, हम लोग 3 बजे गाड़ी देने का टाइम होता है और 3 बजे जो भाड़ा हाथ में आता है, अगर हम नहीं उठाते हैं तो उसमें हवलदार लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज पोथी बना देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। और 98 में पहले वो सब नहीं होता था। और अभी क्या है कि टाइम पर हमको गाड़ी देना है और भाड़ा को हाथ मार देकर तुम चलना है बरोबली, तो हमके लिए सर हमको गाड़ी देना है। चलो हवलदार के पास, पुलिस चौकी चलो, हवलदार के पास चलो, वहाँ लाइसेंस लेकर के जो है वो पोथी बना देता है। यही परेशानी है। और दूसरी परेशानी क्या है, रात में सर गाड़ी चलाते हैं तो शौचालय की तो हर जगह व्यवस्था तो नहीं है, पेशाब लग जाता है तो झाड़ी ताड़ी में कहीं पेशाब करते हैं तो वहाँ पकड़ लेता है और कहता है कि 500 फाइन मारता है। हम एक बार गोरे में पेशाब किए तो वहाँ 2 आदमी मिलकर पकड़ लिया, भैया पैसा निकालो। क्या हुआ सर गलती? अरे तुम पेशाब किया है ना, क्लियर साहब है, तब झाड़ी में किए पेशाब हम। ये सब में परेशानी है। अब बोले गोरे में पेशाब लगा तो हम ये पार्लर में तो पेशाब नहीं करेंगे ना रात में, वहाँ लोग ऐसा सब परेशानी करता है। ये सब ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके लेकर
जो रिक्शा चालक है मुंबई के वो परेशान है और लगातार उनकी जो परेशानी है वो बनी हुई है। लेकिन अब ये सोचना होगा कि वाकई इनकी जो समस्या है उसको लेकर जो राजनीतिक दल है या फिर जो इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या कहना है। अशोक जी, अभी जो स्टैंड की बात हो रही है या फिर इनके साथ जिस तरह से एक व्यवहार किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? अभी इनके लिए हम स्टैंड के लिए हम लोग करने वाले हैं। ट्रैफिक में आरटीओ में एक एप्लीकेशन देंगे कि इनको भी स्टैंड दिया जाए, जबकि ये लोग जो ट्रैफिक समस्याएं हल हो जाएगी। अगर 2-4 गाड़ी का स्टैंड देंगे तो ये लोग जगह पे कहीं रुक के, और प्रवासी जो वीआईपी एंट्रेंस से जो निकलते हैं, जहां से एयरपोर्ट से आते हैं, तो उनको यहां तक गाड़ियां नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ उनको ठहरने नहीं देते। अगर एक स्टैंड मिल जाएगा तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले जो प्रवासी है जो एयरपोर्ट से निकलते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि उनको टाइम पे रिक्शा मिल जाएगी। इसके लिए एक स्टैंड के लिए हम लोग एक मांग रख रहे हैं, तो अगर स्टैंड अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो मुंबई के विकास की जब भी बात होती है तो बहुत भागा भागी की स्थिति रहती है, हर आदमी यहाँ पर जल्दी में रहता है। अब बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, ये बोलते हैं कि सर आदमी काम से मान नहीं होता, कर्म से मान होता है। तो हम लोग मतलब ईमानदारी पूर्वक बोलता है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, यानी कि कुछ पुलिस वाले हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक यानी कस्टमर को बैठा के ले भी जाते हैं, तो पुलिस वाले मतलब जैसे हम लोग के पास, हाँ, हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। हम लोग के पास टाइम जैसे कि आप मान लीजिए 12 घंटा ड्यूटी का, मतलब सरकारी ड्यूटी होता है 8 घंटे 10 घंटे का होता है, तो हम लोग 12-13 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो मतलब आप थकावट शरीर में आ जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना हाँ मतलब तो लगातार जिस तरह से ऑटो रिक्शा वालों की समस्या है उसको हम देखते हुए यही कह सकते हैं कि आरटीओ के लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। जिस तरह से अशोक पांचाल जी ने हेल्पलाइन शुरू करने की बात की है, साथ ही साथ यहाँ और भी जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि जो यात्री हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनके बीच का जो रिश्ता है वो मधुर हो सके। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है या फिर आप देख रहे हैं कोई भ्रष्टाचार जिसका कहीं ना कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आपका टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। लेकिन आज के सफर में हम बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार। मुसलमान के लिए हर